नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेज और आज हम देखने वाले हैं जनजातियों के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां। और इस क्षेत्र के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो आता है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, इन तीनों संभाग के अंतर्गत आने वाली जो जनजातियाँ हैं उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, जैसे आपका अगरिया है, बिंझवार है, धनवार, भैना, कंडरा, कोंद, कोल, सौरा, सौता, पारथी और प्रधान जनजाति। तो चलिए शुरू करते हैं। अगरिया जनजाति, इसके उत्पत्ति के संबंध में इसके पहले भी जैसे हम देखते रहे हैं, थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो उत्पत्ति को बताने के लिए दो लोक कथाएँ हैं। पहली लोक कथा ये है कि दो गोड़ भाई थे, उनके बीच में कुछ कारण को लेकर के विवाद हो जाता है। तो जो छोटा वाला गोड़ भाई है वो क्या करता है, अपने भाई से नाराज़ होकर के घर छोड़ के निकल जाता है और वन की ओर चला जाता है। जाहिर सी बात है, हम एक दिन में अगर कुछ नहीं खाते हैं उसके बाद हमारी स्थिति कैसे हो जाती है इसको सभी जानते हैं। तो वन तो चला जाता है लेकिन भूख से वो व्याकुल हो जाता है। भूख लगने पे वो क्या करता है, वन में आग लगा देता है। उसको लगता है कि हो सकता है अगर वन में आग लगा दूं तो कुछ भोजन जले तो जो मेरे खाने योग्य हो जाए, तो इस तरीके से मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। ये सोच के वो वन में आग लगा लेता है। आग लगाने के बाद भी उसको कुछ भोजन प्राप्त नहीं होता है तो क्या करता है, अब थक हार के कुछ तो मिला नहीं, वो बैठ जाता है एक जगह और पत्थरों को ले करके, जैसे हम सामान्यतः होता है ना, कहीं पे बैठते हैं तो हमारा हाथ पैर कुछ न कुछ करता है, हम स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, तो पत्थरों को लेकर के वो आग में ऐसे फेंकता रहता है। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से थक जाता है तो उसको वहीं पे सो जाता है, नींद आ जाती है। जब सुबह उठता है तो देखता है कि जिन पत्थरों को फेंका रहता है, और वो पत्थर क्या होते हैं, लौह अयस्क होते हैं। तो पत्थर में फेंकने के कारण से वो क्या हो जाते हैं, पत्थरों को आग में फेंकने के कारण से, क्योंकि वो धीरे धीरे ताप के कारण से पिघल जाते हैं और लोहा बन जाता है। तो इस तरीके से वो देखता है कि अरे मैंने तो पत्थर को फेंका था, इससे कुछ अलग प्रकार का चीज़ बन गया है, और पता चलता है कि ये लोहा है। तो वो जो व्यक्ति था, गोड़ का छोटा भाई था, वह वहाँ पर एक कला सीख जाता है कि हम कैसे लोहे को बना सकते हैं, लोहे बनाना या गलाना, यहाँ से एक कला सीख जाता है। और यही जो छोटा भाई है आगे चल के इसी के वंशज क्या कहलाते हैं, अगरिया कहलाते हैं। ये तो पहला लोक कथा है। उसके बाद हम दूसरी को देखें कि क्या कहानी है, तो इसके बारे में वेरियल एल्विन ने बताया कि पौराणिक असुरों से स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। कौन मानते हैं, जो अगरिया हैं वो। तो ये इनके बारे में दो लोक कथा प्रचलित है। अब इनका निवास स्थान देखें तो निवास स्थान क्या है, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग में इनका संकेंद्रण अधिक है। असुर जनजाति समूह, इनको असुर भी कहा जाता है क्योंकि अपने ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो पौराणिक असुर हुआ करते थे उनसे हुई है। तो इनके आधार पर इनको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है वीर असुर, दूसरा है बिरिजिया असुर, तीसरा है अगरिया असुर। इसमें से जो वीर असुर है ये शक्तिशाली भी होते हैं और जंगलवासी हैं, प्राय ये जंगलों में ही निवास करते हैं। उसके बाद बिरजिया असुर क्या है, खुद को रावण का, महिषासुर का वंशज मानते हैं और इनका निवास स्थान है आपका झारखंड में। और उसके बाद हम देखें अगरिया असुर, तो ये इनका निवास क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो इसी की जो शाखा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका ऊपर देख लिए। चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्किप करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में इस तरीके से इतना डीपली तो क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले गोंड की उपजाति थी, जो अगरिया जनजाति है ये गोंड की उपजाति थी, लेकिन इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जनजाति क्या है, शुरुआत में किसी से जो जिसकी इनकी उत्पत्ति हुई रहती है उसको तो मानता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा डेवलप होने लगता है, विकसित हो जाता है, तो वो मानने से इनकार कर देता है कि ये हम इससे उत्पन्न हुए। सेम कंडीशन इनका भी है। ये भी नहीं मानते हैं कि गोंड से हम उत्पत्ति हुई है, गोंड की शाखा हैं, अपने आप को पृथक जनजाति ये मानते हैं।
दूसरा पॉइंट है द्रविड़ियन जनजाति समूह के अंतर्गत आता है। अगरिया क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, सीधा कह सकते हैं। उसके बाद अगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। इसके बारे में हम स्टोरी भी देखेंगे किस तरीके से अग्नि से लोहा बना, और लोहा बनाने की कला आ जाने के कारण आगे जाके वही छोटा भाई के जो आगे वंशज हुई वो क्या कहलाए, अगरिया कहलाए। ठीक है। उसके बाद धौकन के अनुसार अगरिया जनजाति 2 भागों में वर्गीकृत है। ये धौकनी क्या होता है, अगर आप लोगों में से कोई कभी गांव में रहा हो या गांव से संपर्क रखते हैं तो अभी तो ये देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पहले क्या था, जब ये अगरिया जनजाति लोहा गलाने वाले या लोहा से कुछ औजार बनाने वाले अगर आते थे तो वहाँ पर ये क्या करते थे, लोहा को गलाते थे। और लोहा को गलाने के लिए क्या किया जाता था, जैसे लकड़ी का कोयला हुआ, अभी तो बहुत सारी युक्तियाँ आ गई हैं, तो उनमें लोहा को क्या करते थे, गलाते थे और पीटते थे। तो वहाँ पर उनके साथ में जो महिला रहती थी वो क्या करती थी, उसको हवा देती थी। तो हवा देने का जो काम होता है उसी को कहा जाता है धौकनी, धूकना छत्तीसगढ़ी में हम कहें तो एक तो है इसके पहला तो हम असुर इनके पूर्वज थे, इसके आधार पर हमने वर्गीकृत किया था। अभी जो वर्गीकरण कर रहे हैं 2 तरीके से, एक है धौकनी के आधार पे, एक पथरिया गरिया है, दूसरा है खूंटिया गरिया। कई जगह आप सरगुजा क्षेत्र में जाएंगे, जसपुर क्षेत्र में जाएंगे तो खूंटिया क्या है, सरनेम भी मिलता है, तो वो अलग चीज़ है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। पथरिया गरिया के अंतर्गत क्या आता है, धौकनी के साथ पत्थर का उपयोग किया जाता है लोहे को पीटने के लिए। मतलब आग से उसको आप हवा देते रहेंगे और गर्म रहेगा तो उसको पीटने के लिए क्या करेंगे, हथौड़ा आता है, एक लोहे का भी रहता है, पहले पत्थरों का भी आता था, तो उससे पीटते थे, तो वो आपका हो जाएगा पथरिया अगरिया। और दूसरे टाइप के जो अगरिया हैं जिसमें क्या करते हैं, खूंटी गाड़ कर उसमें लौह अयस्क को रख कर पीटने के लिए पिघलाते हैं। ठीक है, तो खूंटी गाड़ते हैं इसीलिए इसको खूंटिया गरिया कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अगरिया जनजाति। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। ये क्या कहलाते थे, प्राचीन समय में गोड़ों का लोहार कहलाते थे, गोड़ों का लोहार कहा जाता था। उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद इनमें आराध्य देव हैं, ये इनके जो आराध्य देव हैं उनको कहा जाता है लोहासुर। लोहा का काम ही करते हैं तो जाहिर से बात है उन नाम भी उसी से रिलेटेड है, लोहासुर। और ये काली मुर्गी की बलि देते हैं दशहरे के टाइम में। उसके बाद इनका जो व्यवसाय रहता है वो है लोहा बनाना या लोहा गलाना। उसके बाद जाति पंचायत भी पाया जाता है, जिसमें जाति पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है घोटिया। तो इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसमें से आप पूरे अगरिया जनजाति में 2-3 फैक्ट याद रखना है। एक कि अगरिया जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है, लोहा गलाना है, या अभी लोहे से कई बार एग्जाम में दिया रहता है, लोहे से औजार बनाना भी है। उसके बाद इनमें क्या है, काली मुर्गी की बलि दी जाती है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बस पॉइंट है इसमें याद रखना है, बाकी जाति पंचायत वगैरह ये तो कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट हम जनजाति में आते हैं। सेकेंड है हमारा बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति, इनकी उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि ये विंध्य पर्वत से इनकी उत्पत्ति हुई है, विंध्यवासिनी से इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो बिंझवार शब्द का बिंझ है वो किसका है, विंध्य का अपभ्रंश है। विंध्य मतलब पहाड़ी से मानते हैं, विंध्याचल पर्वत है ना। उसके बाद विंध्यवासिनी से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इनके बारे में जो कहानी है उसको हम देख लेते हैं। ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति विंध्यवासिनी से हुई है। विंध्यवासिनी के 12 पुत्र थे और क्या कहलाते थे, 12 पुत्र बेदकर। और ये धनुर्विद्या सीख रहे थे। धनुर्विद्या सीखते सीखते क्या हुआ, जब एक दिन ये अभ्यास कर रहे थे तो छोटा भाई तीर चलाता है, तो इसका एक तीर जाके जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे में लगता है। ये हमारी जो कहानी है जिसमें इसके विंध्यवासिनी के जो 12 पुत्र रहते हैं, धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते हैं, तो छोटा भाई तीर चलाता है और ये तीर जाके जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पे लगता है। अब दरवाजे पे लगा है तो दरवाज़ा क्या हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ के जितने भी पुजारी हैं, जितने भी राजा हैं या उनके जितने भी सहायक हैं, उस दरवाजे के खोलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, किंतु वो क्या हो जाते हैं, सफल नहीं होती, असफल हो जाते हैं। अब क्या किया जाए करके बहुत परेशान रहते हैं। उसी बीच में ये 12 भाई क्या है, जितने भी भाई थे वो तीर को खोजते खोजते पुरी पहुँच जाते हैं। अब पुरी पहुँचते हैं कि देखते हैं कि उनकी तीर की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया है, तो वहाँ पे छोटा भाई जाता है और उस तीर को निकालता है दरवाजे से,
तो दरवाज़ा भी खुल जाता है। ये देख कर कि वहाँ के जो राजा हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हम आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको यहाँ का जमींदार घोषित करते हैं और छोटे भाई को क्या करते हैं, जमींदार बना देते हैं। तो इस तरीके से जो बिंझवार है उन जनजाति आगे जाके जो इन्हीं के जो वंशज थे वो बिंझवार हुए। और हम छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो कई जगह देखते हैं कि जो बिंझवार जाति के थे उनका अच्छा खासा पकड़ था, जमींदार भी थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सोन खान का जमींदार 1857 की क्रांति में शहीद वीर नारायण सिंह, वो क्या थे, वो भी एक जमींदार थे, है ना। उसके अलावा भी और भी जमींदारी का जो क्षेत्र था जहाँ पर ये जिम्मेदारी करते थे, एक बूढ़ा सागर था, रामपुर था, भटगांव था, ये सारे क्षेत्र में ये जमींदार थे, है ना। तो ये तो हो गया बिंझवार जनजाति। इसके बाद अगर इनका निवास स्थल देखें तो निवास स्थल में ये इनका जो क्षेत्र है, एक तो रायपुर है, बिलासपुर है और बलौदा बाजार, जो बीच मैदानी भाग है वहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। ये भी द्रविड़ियन मूल के जनजाति हैं और इनके 4 उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। बिंझवार जनजाति की जो 4 उपजाति हैं, एक है बिंझवार है, सोनझार है, बिरजिया है और बिंझिया है। तो जो बिंझवार है वो जमींदार हुआ करते थे। उसके बाद जो सोनझार है ये नदी से या किसी स्थान से स्वर्ण एकत्रित करने का काम करते थे, इसलिए इनके नाम, इनके कार्य के कारण ही इनका नाम पड़ गया सोनझार, ठीक है। उसके बाद आपके जो बिरजिया या बिरजिया है वो बेवार खेती करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा बिरजिया। उसके बाद जो बिंझिया है ये गोंड राजा की, मतलब ये माना जाता था तो जो बिंझिया है वो गोंड राजा की हत्या किया हुआ था, तो आगे जाके इसका अपना अलग ही संकाय बन गया। तो इस तरीके से ये 4 जनजातियाँ हैं इसकी। बिंझिया जनजाति के अंतर्गत आने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। बिलासपुर के बिंझिया स्वयं को पृथक जनजाति मानते हैं, मतलब ये गोंड से अपना संबंध था ये नहीं मानते हैं। बोली इनकी सबरी बोली थी, जाति चिन्ह इनका तीर था। विवाह के मंडप में महुए वृक्ष के साथ ये तीर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब मंडप बनाया जाता है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में तो महुए के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, और अगर नहीं मिल पा रहा तो कम से कम शगुन के तौर पर एक छोटा सा उसका डाली ही डाला जाता है। तो महुए के साथ में तीर का भी प्रयोग करते हैं बिंझवार जनजाति। जाति पंचायत में देखें तो जाति पंचायत में मुखिया को कहा जाता है गौटिया, तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है बैगा या फिर झांकर। तो ये आपकी हो गया बिंझिया जनजाति। इसमें उतना तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको इसमें देख चुके हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जनजाति है धनवार जनजाति। धनवार जनजाति के अंतर्गत देखें तो धनवार जनजाति का संकेंद्रण आपका है बिलासपुर संभाग में। नाम से स्पष्ट हो रहा है बिलासपुर, बिलासापुर। तो भोग विलास में जो संलिप्त व्यक्ति है उसके पास जाहिर सी बात है धन है, तभी वो इन सब चीज़ों में लिप्त रहेगा। तो धनवार कौन सा क्षेत्र में मिलेगा, बिलासपुर संभाग में, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और ये कंवर और गोंड जनजाति के मिश्रित जनजाति है ना। अब आगे देखते हैं अन्य तथ्य में क्या है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। धनवार, धनुष बाण बनाने वाले जो आदिवासी हैं वो धनवार कहलाते हैं। ये माना जाता है कि जो धनुष बाण बनाते हैं वो धनवार कहलाए। और धनुष बाण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बांस और जो धानन वृक्ष है उसका प्रयोग करते हैं। या तो बांस का उपयोग करेंगे या जो धानन वृक्ष है उसका प्रयोग ये धनुष बाण बनाने के लिए करते हैं। विवाह के समय धनुष लेकर वधु पक्ष के घर जाते हैं। जब जैसे हमने बिंझवार जनजाति में देखा कि जब एक तो उनका जाति चिन्ह है, यहाँ तीर है आपका बिंझवार जनजाति का। इसके अलावा जब विवाह होता है तो मंडप में भी तीर को रखा जाता है ना, ये एक है। तो उसी तरीके से धनवार जनजाति क्योंकि ये धनुष बाण बनाते हैं तो जब इनका विवाह होता है तो जो वर पक्ष है में जो वर होता है वो अपने साथ धनुष लेकर भी जाता है। जाति पंचायत इनका धनिया है, ध से धनिया, ध से धनवार, दोनों ध है तो इसको तो आप भूलेंगे नहीं। ध से धनिया, ध से धनवार, दोनों ध से शुरू हो रहा है तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमने इसको बहुत अच्छे से ट्रिक से भी याद कर रखा है, तो आप सबको याद ही होगा जिन्होंने जो जाति पंचायत है इससे संबंधित ट्रिक का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये आर्य भाषा परिवार की जनजाति है। इसके पहले हम देख रहे थे जितने भी जनजाति देखे दो वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती थी, इसको आप याद रखना है। जो धनवार है किसके अंतर्गत आता है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत भी आता है, और इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद रखा है।
जो 3 भाषा परिवार हमने पढ़ा है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और कोल या फिर मुंडा भाषा परिवार। तो इसके हमने ट्रिक के साथ सभी जनजातियों को बहुत अच्छे से याद कर रखा है। तो ये जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट हमारी जनजाति है भैना जनजाति। भैना जनजाति भी एक मिश्रित जनजाति है जो बैगा और कंवर से उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से हमने देखा धनवार जनजाति कंवर और गोंड से हुआ है। इसका क्या है कंवर, उसमें क्या है गोंड है, इसमें क्या है बैगा है। ये अंतर को याद रखना है। संकेंद्रण कहाँ है, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में है। उसके बाद इनकी उपजातियाँ अगर देखें तो 4 उपजातियाँ हैं। एक है लरिया, दूसरा है उड़िया भैना, झलियार भैना और घटियार भैना। जो लरिया भैना है वो छत्तीसगढ़ी भैना, मतलब जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है जो भैना जनजाति है वो क्या है लरिया भैना है। उसके बाद बाकी यहाँ पर इनका संकेंद्रण नहीं है। झलियार भैना क्या है पर्णकुटी में रहने वाली है, मतलब ये कहाँ पे निवास करती हैं, मतलब इनका जो घर रहता है वो पुआल का बना होता है। उसके बाद घर के द्वार पर घंटा टांगने वाले को कहा जाता है घटियार भैना। इस तरीके से भैना की उपजातियाँ हैं। अन्य तथ्य में देखें तो सांप तथा मोर मांस खाने में ये रुचि रखते हैं भैना जनजाति। जाति पंचायत में गौटिया है, तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है बैगा। तो इसमें बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले जितना भी हम जनजातियाँ देखेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेंगे इसमें, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। फिर भी हम सबको लेके चलेंगे। अगर एग्जाम में कोई कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। सभी जनजातियों को पढ़े रहेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और ये अफसोस भी नहीं होगा कि अरे हमने इसको तो छोड़ा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य को सारे चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो जो आज का क्लास है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे होगा। और नया जो कंटेंट मिल रहा है उसको आप अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जनजाति है कंडरा जनजाति। इनका संकेंद्रण देखें, निवास स्थान देखें रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी। इस तरीके से आप देखोगे तो लगभग करके आपका रायपुर और दुर्ग संभाग, बिलासपुर को छोड़ दें तो रायपुर और दुर्ग संभाग में इनका संकेंद्रण है कंडरा जनजाति का, ठीक है। इनका अन्य तथ्यों में अगर देखें तो जो कंडरा का कांड है ये बाण, इसका तात्पर्य होता है बाण। इनके पूर्वज बांस से कांड बनाते थे या बाण बनाते थे जिसको कहा जाता है कांड। तो इस कारण से इनका नाम पड़ गया कंडरा, इस जो बाद में कंडरा में रूपांतरित हो गया, ठीक है। इनके जो पूर्वज जिसको ये सुपल भगत भी कहते हैं, इनके जो पूर्वज थे जिसको ये सुपल भगत भी कहते हैं वो क्या करते थे बांस से सूपा टूकना आदि बनाते थे। इस कारण से भी एक तरीके से देखेंगे तो बांस का जो शिल्पकला है ये इनका काम करते हैं, बांस का, ठीक है, लकड़ी का नहीं। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमने जब देखा था जातिगत कार्य देखा था कि कौन कौन से जनजातियों का क्या विशेष कार्य है, तो वहाँ पर हमने देखा था तो कंडरा के बारे में भी पढ़ा है। तो स्पेशली जब बांस का बोला जाए तब कंडरा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई जगह हमने बांस का लकड़ी का देखा तो कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। इसको कैसे याद रखेंगे, कांड से कंडरा और कांड का तात्पर्य क्या है बाण, ठीक है। इसमें बस इतने याद रखना है। इसके बाद इनमें जो सामाजिक पंचायत पाया जाता है तो सामाजिक पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है राजा। बस इसमें से कंडरा से आपको क्या याद रखना है, कंडरा जनजाति बांस शिल्पकला में निपुण है और इनका संकेंद्रण कहाँ है आपका दुर्ग और रायपुर क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जनजाति है कोंध जनजाति। कोंध कोल, इसे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कोल अलग चीज़ है, यहाँ पर है कोंध जनजाति। निवास इनका देखेंगे तो उड़ीसा और आंध्र की जनजातियां हैं, तो जाहिर सी बात है ये सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाएंगे। जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इनका संकेंद्रण होगा। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेंगे, आपका उड़ीसा का देखेंगे बॉर्डर आपका रायगढ़ हो जाएगा और इधर आंध्र प्रदेश साइड नीचे से जाएंगे तो आपका खासकर ये बस्तर महासमुंद में, ठीक है। तो महासमुंद और रायगढ़ में इनका संकेंद्रण अधिक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें कोंध जनजाति के, तो कोंध का तात्पर्य होता है कोंड अर्थात पर्वत, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको क्या कहा जाता है कोंध जनजाति। इनकी बोली है कोंधी बोली या कोंधी या कोई बोली है और ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत
आता है, ठीक है। इनमें भी युवा ग्रह पाया जाता है, ये हमारे लिए नया है ना। इसको आप नोट कर लेंगे, जो हम युवा ग्रह पढ़े थे वहाँ पर इसका जिक्र नहीं हुआ था, तो आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे। तो ये जो युवा ग्रह है ये पहले पाया जाता था, अभी वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो है क्या ये, तो लड़कों का जो युवा ग्रह होता था या जहाँ पे लड़कों को रखा जाता था उसको कहा जाता था धांगड़ा घर, और लड़कियों को जहाँ पर रखा जाता था उनको कहा जाता था धांगड़ी घर। तो ये किस तरीके से जब हम उरांव जनजाति का पढ़ते हैं ना धांगर महतो, तो सेम शब्द वैसे ही लग रहा है। तो ये धांगर नहीं है, धांगड़ है। जाति पंचायत भी है इसमें, और प्रमुख को कहा जाता है गोटिया, और इसमें जाति पंचायत के साथ साथ धार्मिक पंचायत भी पाया जाता है, और उसके प्रमुख को कहा जाता है जानी। इनके आराध्य देव कौन है, आराध्य देव हैं आपका बेला और बुरा पेन्नू, जो सूर्य के प्रतीक के रूप में होते हैं, और इनकी पत्नी है तारा माता। तो ये इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, आत्मका क्या है इसको समझ लेते हैं, नया चीज़ है आपके लिए। मृतक की आत्मा वापसी के लिए एक शब्द है या एक संस्कार है आपकी कोंध जनजाति में। इससे पहले मेरे को लगता है आपने नहीं पढ़ा होगा, क्वेश्चन तो नहीं बना है फिलहाल अभी तक, लेकिन नया चीज़ अगर हमको सुनने को सीखने के लिए मिल रहा है तो इसमें गलत बात तो नहीं। तो इनकी जो संस्कार है देखिए, कौन सी जनजाति है, कहाँ पर है, आपके सीमावर्ती क्षेत्र रायगढ़ आपके और महासमुंद में। तो यहाँ पर किस प्रकार से एक तरीके से अब इनकी संस्कृति में शामिल है, तो अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसको ध्यान रखना है। मृतकों की आत्मा वापसी की आशा में दो राहों पर मुर्गे के सामने चावल बिखराते हैं। मतलब जो दो राहें वाला जगह रहता है ना, जहाँ से दो राहें निकलती हैं, वहाँ पे मुर्गा को रख दिया जाता है और उसके सामने चारा को बिखरा दिया जाता है, जो चावल है या कुछ भी दाना वगैरह है। अगर मुर्गे द्वारा चावल चुगा जाता है तो ये मानते हैं कि आत्मा का आगमन हो चुका है, और उसका क्या किया जाता है, बलि दिया जाता है, और उसको धनुष से उठाकर क्या करते हैं, घर के कोने पर ले जाया जाता है और वहाँ पर स्थापित किया जाता है, और वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया जाता है परमानेंट। तो इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है आत्म का, और एक इसमें होता है आपके कोंध जनजाति में। नेक्स्ट हमारी जनजाति है कोल जनजाति। अभी हमने देखा कोंध जनजाति, नेक्स्ट है हमारा कोल जनजाति। इनका निवास स्थान देखें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये निवास करती हैं, लेकिन वहाँ से प्रवर्जित होकर सीमावर्ती जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, जहाँ पर खासकर बिलासपुर और कोरिया है, वहाँ पर ये निवास करती हैं। तो आपका अगर हम छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ का ये वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपके निवास स्थान है कोल जनजाति का, ठीक है। ये मुंडा समूह के अंतर्गत आते हैं, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत हैं। उसके बाद अभी तक हमने जितना भी जनजाति देखा उसमें से एक हमने क्या देखा है, आर्य भाषा परिवार का। कौन सा है, सभी को याद है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। उसके कोल अपना संबंध सबरी से मानते हैं, और इनकी भाषा क्या है, कोलैरियन भाषा बोलती हैं। इनके जो जाति पंचायत है, जाति पंचायत में जो मुखिया को कहा जाता है या तो गोतिया या गोहिया या कहा जाता है मयारी। ये चीज़ याद रखना, तीनों में से अगर कोई भी है ऑप्शन में तो आप इसको याद रखेंगे, गोतिया, गोहिया या फिर मयारी। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है नृत्य, ये कोलधाका नृत्य करते हैं। कोल जनजाति कोलधाका नृत्य करते हैं, दोनों में को है, को से बस कंफ्यूज नहीं होना है, कौन ऑप्शन में आपका कौन भी रहेगा, तो कौन ना हो करके आपको किसको लेना है, कोल जनजाति को। तो कोलधाका नृत्य कौन करता है, आपके कोल जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति का उल्लेख अग्नि पुराण में भी मिलता है। तो कोल जनजाति से हमको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये सबरी से अपना संबंध मानते हैं, उसके बाद इसके जो जाति पंचायत है जिसमें गोतिया, गोहिया और मयारी, तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, और एक महत्वपूर्ण है नृत्य, कोलधाका नृत्य करते हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण है। जनजाति है हमारा सौरा जनजाति। सौरा जनजाति का निवास स्थान देखें तो रायगढ़ और महासमुंद क्षेत्र में, रायगढ़ का या कहें कि उड़ीसा झारखंड का जो बॉर्डर क्षेत्र है जिसमें आपके रायगढ़ आ जाएगा, और ये महासमुंद क्षेत्र, तो यहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। उत्पत्ति के बारे में या अन्य तथ्यों में देखें तो ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, और अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे विंध्य क्षेत्र में ये सहरिया कहलाते हैं, सौरा को सहरिया कहा जाता है। झारखंड में इनको सीरिया कहा जाता है, और उड़ीसा और कर्नाटक में सांवरा कहा जाता है, सौरा को ही, है ना। क्षेत्र भिन्नता के आधार पर इनका नाम भी चेंज हो गया है। इनकी उत्पत्ति सबरी से मानी जाती है, और इनका काम क्या है, सांप पकड़ने का काम, ठीक है।
ये समझ आ गया। सबरी का संबंध आपके, इसके पहले हमने किसको देखा, कोल को देखा। तो कोल जनजाति में भी ये कहा गया है कि सबरी से उनका संबंध था और ये सौरा जनजाति सबरी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और इनका काम क्या है, स से सांप पकड़ना, स से सौरा, ठीक है, ये बस याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जनजाति है सौता जनजाति। निवास स्थान है आपके कोरबा के कटघोरा तहसील में, स्पेशली आपके तहसील को बताया गया है, तो इसको याद रखना है। सौता जनजाति का आपका संकेंद्रण कहाँ है, कटघोरा तहसील में, कोरबा के। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि कहाँ पर इनका संकेंद्रण है। इसमें एक चीज़ और है, जो बालक लोढ़ा को अपने पूर्वज मानते हैं, कोई चीज़ कोई रहे होंगे बालक लोढ़ा, उसको अपने पूर्वज मानते हैं। और कई जगह ये भी माना जाता है कि उड़ीसा की जो जगन्नाथपुर है वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सौता जनजाति के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट जनजाति है आपका पारधी, या पारधी को ही कहा जाता है शिकारी जनजाति। तो इनका संकेंद्रण है आपके सरगुजा, कोरबा, गरियाबंद और बस्तर क्षेत्र, जो पूरी तरीके से आपका जनजाति बहुल क्षेत्र है ना। आपका सरगुजा हो गया, फिर कोरबा हो गया, फिर गरियाबंद बस्तर हो गया, जो जंगली क्षेत्र है पूरी तरीके से, वहाँ पर पारधी जनजाति का संकेंद्रण है। पारधी मतलब शिकारी, स्पष्ट हो रहा है। इन्हें बहेलिया भी कहा जाता है, जो ज़्यादा शिकारी प्रकृति के रहते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे मारते रहते हैं, निशाना लगाते हैं, तो सामान्य बोलते थे कैसे तो बहेलिया बन जा रहा है क्या, ऐसे। तो बहेलिया मतलब होता है शिकारी, ठीक है। इनका काम क्या है, काले पक्षी को पकड़ना। तो इसमें से बस आपको ये याद रखना है कि पारधी का काम क्या है, काले पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति हो गया आपका प्रधान जनजाति। इनका निवास स्थान देखें तो प्रधान, कवर्धा, बिलासपुर और रायपुर लगभग करके आपका जो ये क्षेत्र है ना, ये तो इसमें आपका रायपुर भी आ जा रहा है। लगभग करके थोड़ा बहुत करके ये वाले क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है। अन्य में महत्वपूर्ण तथ्य में देखें प्रधान जनजाति के, तो प्रधान प्राचीन समय में गोंड जनजाति के पुजारी, जिन्हें पठरिया कहा जाता था, हुआ करते थे। इसके अलावा ये गोंड के गायक भी हुआ करते थे। तो प्राचीन समय में क्या थे, गोंड के एक तो पुजारी थे और उनके गायक थे, मतलब कीर्तिगान करने का काम करते थे प्रधान जनजाति। इसके अलावा पंडवानी गायन में देवार और प्रधान जाति की गायकी होती है और सबल सिंह चौहान के दोहे होते हैं। ये सारा चीज़, ये फैक्ट तो आपको याद ही होगा, है ना। इसमें से ये याद रखना है, देवार और प्रधान जाति की गायकी होती है और सबल सिंह चौहान के दोहे होते हैं। ये क्वेश्चन बना है कि जो पंडवानी गायन किया जाता है उसमें गायकी किसकी होती है, तो दोनों को याद रखना है, देवारा और प्रधान जनजाति, और जो दोहा है वो सबल सिंह चौहान का होता है। इनकी उपजातियाँ का देखें तो उपजातियाँ में एक तो होता है देसाई प्रधान, बैगा प्रधान, खलौटिया प्रधान, अर्रक प्रधान, मांडेर और कंडा प्रधान, ये इनकी उपजातियाँ हैं। तो जो देसाई प्रधान होती हैं वो घुमक्कड़ प्रकृति होते हैं। और बैगा प्रधान, ये क्या है, बैगा नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुजारी है, पुजारी का काम किया करते हैं, उनको बैगा प्रधान कहा जाता था। उसके बाद खलौटिया, मतलब जो मैदानी क्षेत्र में निवास करने लगे उनको कहा गया खलौटिया प्रधान है। और अरक्खा प्रधान जो वर्तमान में नौकरी करने लग गए हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद मांडेर जो प्रधान है, माड़िया जनजाति के अंतर्गत, जो माड़िया जनजाति है वो उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो कंडरा प्रधान है वो बांस शिल्प का काम करते हैं। तो कंडा के बारे में हमने देखा ही है ना, कंडा जनजाति, तो ये भी एक उनकी उपजाति है। तो इस तरीके से हमने मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में आने वाले या मैदानी क्षेत्र में आने वाले जितनी भी जनजाति हैं उसको हमने पूर्ण कर लिया है। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको भी हमने देखा है। इससे बाहर के क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं बनेंगे, हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डीपली इसको पढ़ा है। इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना को ही अगर रिवाइज कर लेते हैं एग्ज़ाम के समय, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक क्लास और होगा जिसके अंतर्गत हम जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जो बच्चे कुछ जनजातियाँ हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जनजाति वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी व्यूअर्स जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितना हैं जुड़े हुए हैं उस हिसाब से आपके व्यू भी नहीं आते हैं इसमें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो भी मेहनत है आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए, और अपना राय ज़रूर रखिएगा। आगे आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए, जो मेजॉरिटी होगा उसके हिसाब से क्लास को शुरू किया जाएगा। और आज जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भूल जाते हैं। और जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए।
और अच्छे से तैयारी कीजिए।